फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज मैं जो टॉपिक लेके आया वो मार्केटिंग का टॉपिक, और ये मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक जिसका नाम है दैट इज मार्केटिंग मिक्स। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिमांड थी, और इस टॉपिक की भी बहुत स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मार्केटिंग मिक्स पे लेक्चर आना चाहिए। तो आज हम उस मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करूं तो हमने क्या कहा था कि अल्टीमेटली द मेन फोकस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ or we can say the marketer is to satisfy the customer, means to identify the needs and wants of the customers and to satisfy the customers। पर उन customers को satisfy कैसे किया जा सकता है? क्या हमारे पास कोई टूल है जिसके ज़रिए हम अपने customers को satisfy कर सकते हैं? क्योंकि customers की जो हम कह सकते हैं नीड्स है वो वेरिएबल है, हर एक की वेरी करेगी। ठीक है, तो उन कस्टमर्स को टारगेट करना, जो हमारी टारगेट मार्केट है, जिससे कि वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। अल्टीमेटली तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। क्या ये दोनों चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं? क्या कोई टूल है जिसके जरिए हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं? जी हाँ। तो नील बॉर्डन ने सबसे पहले कहा कि कुछ मार्केटिंग टूल्स हैं, देयर आर सम मार्केटिंग टूल्स बाय विच वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पर वो मार्केटिंग टूल्स कौन से हैं, वो किसने कहा? जेरोम मैकार्थी ने। किसने कहा? जेरोम मैकार्थी, प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर जेरोम मैकार्थी ने क्या दी? टूल्स दिए, मार्केटिंग टूल्स दिए। वो कौन से थे? द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिनमें हमने क्या बोला? मार्केटिंग मिक्स। 4 P's। वो कौन सी 4 P's थी? दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जेम्स मैकार्थी ने कहा कि these 4 P's are responsible for the achievement of any organizational goals। कि हम इन 4 P's जो हमारे मार्केटिंग टूल्स हैं, इनके जरिए हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कोई भी मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब वो डिसीजन लेती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो इन 4 P's को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू कंसिडर दीज 4 P's, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे प्लेस हो, चाहे प्रमोशन हो। पर ये जो 4 P's हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द ट्रेडिशनल P's। कब बोलेंगे नहीं, कब बोलेंगे ट्रेडिशनल P's? जब हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स करेंगे। सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 P's होती हैं। 4 P's किस में होती है? गुड्स के केस में। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग की बात करें तो किन में हम यूज करेंगे? देयर आर 4 P's इन केस ऑफ गुड्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट सर्विसेज, देयर आर 7 P's। अभी नहीं बताऊंगा 7 P's कौन सी है, अभी जस्ट हम क्या करेंगे, फोकस अपनी 4 P's पे। अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स क्या है? टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिन्हें फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उन गुड्स को, जो भी हमारी गुड्स हैं, है ना, हम कोई भी अपना प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि अपने कस्टमर को हम उस गुड्स के साथ क्या करें, सेटिस्फाई करें और अपना ऑब्जेक्टिव, अपना प्रॉफिट अर्न करें। अगर इन 4 P's पे फोकस किया होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो चांसेस है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकें, कर पाएं। ठीक है, अगर इन 4 P's को कंसिडर नहीं करेंगे तो शायद हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो। ठीक है, हाँ, कभी कभार ऐसा भी है, हम प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स लगाते भी हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाते, प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है, पर अगर ये भी ना लगाए तो
प्रोडक्ट के या और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो फिलहाल जेम्स मैकार्थी ने कहा देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ 4 P's, blending of 4 P's to P's of marketing. Blending, there are the blending of 4 P's of marketing. These are the marketing tools by which we can achieve the organizational objectives and to satisfy the customers. तो वन बाय वन हमें डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है। ठीक है, ये चारों के चारों जो हमारी पीज हैं बहुत एसेंशियल है। अगर हम कहेंगे भी एक पे फोकस करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, ये नहीं हो सकता। प्राइस को करेंगे, प्लेस को करेंगे, प्रमोशन को करेंगे, नहीं। इन चारों को हम क्या करेंगे, इक्वल ही हम कह सकते हैं वैल्यू देंगे। अगर इक्वली वैल्यू दी जाएगी तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो मैकार्थी ने फिर क्या कहा, इट इज अ पैक ऑफ 4 सेट ऑफ वेरिएबल्स नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर ने क्या कहा, इट इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ये क्या है, सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर्स। ठीक है, टू परसुएड द कस्टमर्स, टू परसुएड द बायर, वी हैव टू यूज सम कंट्रोलेबल वेरिएबल्स एंड दीज आर 4 controllable variables by which we influence the buyer or persuade the buyer to satisfying the customers. हम इनको यूज करके, इन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स को यूज करके, ये वाले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दीज आर द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, वी कांट से दैट दीज आर अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट वी कांट कंट्रोल। These are the control variables, means these are within the grip of the firm. These are within the grip of the firm and firm can control it easily. ठीक है, तो जो ये हम ऐसे अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन, इक्वली चारों के चारों जो पीस हैं वो हमें यूज करनी पड़ेगी। तभी हमने कहा ब्लेंडिंग ऑफ दीज 4 पीस। एक से बात नहीं बनेगी, प्रोडक्ट से बात नहीं बनेगी, प्लेस से बात नहीं बनेगी, चारों को हम इक्वली वेटेज देंगे, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। अब वन बाय वन देखते हैं। मैं पहली बात करूं यहां पे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो क्या, इट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच मार्केट ऑफर टू द कंज्यूमर फॉर ए प्राइस। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, पैसे देते हैं, चीज को लेते हैं। अब जो भी पे करते हैं हम, जो हमने पे किया, क्या हमें वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इट इज अ बंडल ऑफ utilities, bundle of benefits, provide physical or psychological satisfaction to the customers. अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट के जरिए कर सकते हैं। जो उसने पैसे दिए हैं उसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट के जरिए उसको उसके पैसे की कीमत जो उसने पे किया है उसको वो मिलनी चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट में वो बेनिफिट्स होंगे, वो यूटिलिटीज होंगी, वो फीचर्स होंगे, वो एट्रीब्यूट्स होंगे, तभी हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बार बार वही एग्जांपल्स, अपने पिछले एग्जांपल्स भी वही ले रहे हैं। एमआई ने क्या किया था, एमआई ने क्या किया, वो 10,000 में वो फीचर्स दे दिए थे। एमआई ने वो 10,000 में वो फीचर्स दे दिए, बंडल ऑफ यूटिलिटीज दे दी। 10,000 पे किया, पर बेनिफिट कैसा मिला उसे, जैसे वो 20,000 का सैमसंग का फोन लेके आया। उस जो 20,000 सैमसंग के 20,000 के फोन में वो चीजें थी, वो एमआई के 10,000 के फोन में वो चीजें मिल रही थी। वो क्या थी, बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट का मतलब, अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मींस जैसे ये मार्कर है, ठीक है, दैट इज टेंजिबल, जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, आप इनटेंजिबल क्या, सर्विसेज, जिसे आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो। उसकी वीडियो भी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज की मैंने वीडियो बनाई है, वो आई बटन पे लिंक दूंगा, आप वहां पे देख सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। तो गुड्स क्या है, टेंजिबल, सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल। सर्विसेज आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, गुड्स जो हमारी है वो है टेंजिबल। तो जैसे गुड्स, जैसे मार्कर की बात की, यहां पे आप टीचिंग कर रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ये प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई करेगा, टीचर के लिए मार्कर जरूरी। अगर डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर के लिए वो स्टेथोस्कोप जरूरी। क्यों, क्योंकि डॉक्टर की जो हम कह सकते हैं उसकी, हम कह सकते हैं सेटिस्फाई, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, उस डॉक्टर को सेटिस्फाई करेगा। स्टेथोस्कोप नहीं होगा, थर्मामीटर नहीं होगा, तो वो अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देख सकता। तो
कहने का मतलब क्या है, चाहे वो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हो वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर रहे हैं, इनटेंजिबल मतलब जो हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। ट्रेन में हम जाते हैं, हम जब जाना हो तो हम कैसे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं या बस में जाते हैं। वो ट्रेन बस ये क्या कर रही है, हमें सेटिस्फाई कर रही है, क्या हमारा सफ़र कम कर रही है। अगर हम यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना होता, अगर पैदल चलना होता तो क्या हम पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं हमें पहुँचने में, पर हमारा टाइम सेव कर दिया किसने, ट्रांसपोर्टेशन, वो सर्विसेज यूज़ की हमने, ठीक है। अगर बहुत जल्दी जाना तो प्लेन ले लेते हैं, अगर थोड़ा सा आराम से जाना है तो आप किस में जाते हो, ट्रेन या बसेस में जाते हो। तो आप वो डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसे हैं और आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो आप प्लेन के जरिए जा सकते हो। मतलब वो सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज, बंडल ऑफ यूटिलिटीज दैट सेटिस्फाई द कस्टमर्स, ठीक है। चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल गुड्स हो। तो अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसके, साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सभी चीजें किसके अंडर आ रही हैं, प्रोडक्ट के अंडर। डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज अंडर प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है, छोटा पैक बड़ा पैक। ब्रांडिंग, किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं पैक करते हो, उसकी पैकेजिंग कैसी है, ठीक है। सारा काम देखो, आप किसी मॉल में जाते हो ना तो वहाँ पे या किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे क्या है, आप एक चीज़ की बजाय 10 चीज़ें लेके आते हो। किसी भी आप रिटेल आउटलेट पे चले जाओ तो वहाँ पे आप एक चीज़ की बजाय 10 चीज़ें लेते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो डिस्प्ले पे लगी होती है और पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हो, आप शायद 500 रुपये खर्च के आओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हैं, जो पैकेजिंग है वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये पैकेजिंग किसके अंडर आ रही है, प्रोडक्ट के अंडर ही आएगी। लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोडक्ट बाय करते हो कोई भी, आप सबसे पहले क्या देखते हो कि आफ्टर सेल सर्विसेज है। अगर कोई ABC कोई भी नाम का प्रोडक्ट हो, आप उसे बाय नहीं करोगे इतनी जल्दी। क्यों? उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज को देखोगे। एप्पल, नोकिया, सैमसंग, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का विश्वास क्यों है? क्यों? क्योंकि इनकी अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज। मारुति, क्यों? आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। होंडा, आफ्टर सेल सर्विसेज। इन सभी ब्रांड्स का अगर मैं नाम ले रहा हूं तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन आपके घर पे अगर कोई वॉशिंग मशीन ले लेते हो आप, ठीक है, इंस्टॉलेशन आपको पूरा प्रोसीजर बता के जाते हैं। कोई माइक्रोवेव ओवन लेते हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं फूड प्रोसेसर लेते हो IFB का या कोई भी इनालसा का, ठीक है, वो आपके घर में इंस्टॉल करके जाते हैं, आपको फीचर्स बता के जाते हैं। ये भी किसके अंडर आ रही है चीज़ें, प्रोडक्ट के अंडर। वारंटीज, आपको वो प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई वारंटी मिल रही है, वारंटी मिल रही है कोई, अगर मिल रही है तो वो भी किसके अंडर आ रही है, दैट इज अंडर प्रोडक्ट। आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे अगर आपको कोई भी कहेगी नहीं यार इसकी वारंटी नहीं है, आप जैसे शॉप से बाहर जाओगे वारंटी खत्म, आप कभी भी वो प्रोडक्ट वो ब्रांड पे विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। कई ऐसे से ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने कई ब्रांड्स देखे हैं, गाड़ियों की अगर बात करें, कार्स की बात करें, तो कुछ अपने प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उन्हें कि वो 5-5 साल की वारंटीज दे देते हैं। जैसे फोर्ड हो गया या कोई और ब्रांड्स हैं, वो 5-5 साल के अपने इंजन्स की इतनी ज़्यादा उन्हें हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है उन पे कि वो वारंटीज दे देते हैं अपने इंजन्स पर। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, अंडर प्रोडक्ट। तो इन सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, मार्केटिंग मैनेजर को अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। मींस जो प्रोडक्ट हम अपनी मार्केट में छोड़ रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट इज कैपेबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स, क्या वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी अपने आप को, वाकई कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कि वाकई वो प्रोडक्ट इतना कैपेबल है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। क्या ये चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें मेरे प्रोडक्ट के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं, मिल रही हैं। अगर ये है तो आपके प्रोडक्ट के हम कह सकते हैं बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब कस्टमर्स के सेटिस्फाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है। नेक्स्ट पीस, प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर एनी मार्केटियर।
अब ये प्राइसिंग को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर बेसिकली दे आर प्राइस सेंसिटिव। तो अगर प्राइस सेंसिटिव है तो उनको सोच के, कस्टमर को सोच के हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। क्योंकि ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दीज 4 P's जो भी है, ये 4 P's जितने भी है, ये मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे कस्टमर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये मार्केटियर की तरफ से है। हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में, शायद पढ़ेंगे 4 C's पढ़ेंगे, 4 C's। अब वो 4 C's क्या होगी, वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब ये 4 P's की बात कर रहे हैं, ये मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ये आप अपने अब दिमाग में बिठा लीजिए। तो प्राइस एक्चुअल में क्या है? प्राइस क्या है? इट इज द अमाउंट दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट। जो भी अमाउंट हम पे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो भी हम प्रोडक्ट लिया, मैंने मार्कर लिया या कोई भी चीज़ ली, गाड़ी ली, बाइक ली, ठीक है, उस बाइक को हमने लिया पर उसके बदले में हमने क्या दिया? कुछ दिया, पैसे दिए, है ना, पैसे दिए। तो वो मार्केटर ने क्या सेट किया था? दैट वाज द प्राइस, अमाउंट दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, कि जो आसानी से वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। विलिंग, इसमें वर्ड आया विलिंग, कि वो आसानी से वो प्रोडक्ट बाय कर सके। अगर ये मार्कर 20 या 30 रुपीज़ का होगा तो हम ये नहीं कहेंगे मार्केट सीधा करेगा कि ये 300 का मार्कर होगा, नहीं, 300 का मार्कर नहीं हो सकता, कस्टमर इसको बाय नहीं करेगा। तो इसकी क्या रखना पड़ेगा? अराउंड की वो कस्टमर आसानी से उस प्रोडक्ट को बाय कर सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं? ट्यूशन फीस आती है, सैलरीज, वेजेस, रेंट, फेयर, डिस्काउंट्स, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? हमारी किस में आ रही हैं? प्राइस में। ये किस में आएंगी? हमारी किस में आएंगी? प्राइस में, ठीक है। तो अगर प्राइस की मैं बात करूं, और हम क्या करते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है? हमारा सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगा। प्राइस का मार्केटियर, हम क्या मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेन मकसद क्या है? प्राइस एक ऐसा टूल है जिसके जरिए वो से जो रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, ठीक है। तो प्राइसिंग भी अब डिपेंड करेगी, प्राइसिंग भी डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके की प्राइसिंग सेट करोगे। अब सिचुएशंस अब वेरी करती हैं, क्योंकि एक जैसा प्राइस कभी भी नहीं रहने वाला। अगर तो आपका प्रोडक्ट नया है, मान लो सपोज में, अगर मैं सिंपल दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करूं, पेनिट्रेशन, हालांकि काफी सारी हैं, और स्कीमिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है कि आप शुरू में प्राइस को कम रखते हो और बाद में प्राइस को बढ़ा देते हो, जैसे जियो ने किया था, ठीक है। शुरू में प्राइस को कम किया क्योंकि आप अपनी मार्केट के लिए नए थे, कस्टमर के दिमाग में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना आपके प्रोडक्ट के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्या किया आपने? प्राइस को एकदम से कम कर दिया। जैसे जैसे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय करना शुरू हो गए या आपकी सर्विसेज को यूज करना शुरू हो गए, आपने प्राइस को बढ़ा दिया। वो क्या थी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। स्किमिंग क्या थी? स्किम्ड, मक्खन उतार देना ना। तो वो क्या स्किमिंग क्या? आप एकदम से प्राइस को बढ़ा देते हो, एकदम से प्राइस को इंक्रीज करोगे। जैसे अभी हमारी जो अभी आएंगी गाड़ियां आएंगी, जो इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, अभी वो स्किमिंग प्राइसिंग पे है। अगर आपको वो कोई पेट्रोल या डीजल इंजन की कार मिलती है, कोई भी हो, ठीक है, तो वो गाड़ी कितने की मिलेगी? अभी अप्रॉक्सीमेटली अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें 9 to 10 लाख की, पर अगर वो इलेक्ट्रिक कार्स की बात करेंगे तो वो शायद आपको 15 to 16 लाख की मिल जाए। हाँ, अगर यही चीज़ अगर मैं आने वाले 4-5 साल में अगर ये इलेक्ट्रिक कार सक्सेसफुल रही, 5-6-7 साल में अगर कॉम्पिटिशन बढ़ा, तो क्या होगा? शायद वो प्राइस भी कम हो जाए, तो तब आपका प्राइस कम हो जाएगा। दैट इज स्किमिंग प्राइसिंग। शुरू में प्राइस को बढ़ा देना, फिर प्राइस को कम कर देना। अब ये प्राइस जो था किसके बेसिस पे सेट किया गया? डिमांड के बेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मास्क जो भी आए हैं, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी क्या कर दिया? लोगों ने बढ़ा दिया। अगर वो 20 रुपये का मास्क था, लोग कितने कितने के 100 रुपये का मास्क बेच रहे हैं। सैनिटाइजर अगर वो 75 रुपीज़ का था, लोग 200 रुपीज़ में वो हम कह सकते हैं सैनिटाइजर्स बेच रहे हैं। मीन्स आपका प्राइस कैसे वेरी करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इफ डिमांड इज हाई देन प्राइस वुड बी हाई।
देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। जैसी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कॉस्ट पड़ी है उसके हिसाब से आप प्राइस को क्या करोगे, सेट करोगे। अगर इस मार्केट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 10 रुपीज़ पड़ रही है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ के करीब इसका प्राइस रखोगे, यानी कि 200 रखोगे। तो डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉम्पिटिशन, आपका कॉम्पिटिटर कैसा प्राइस सेट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए। जितना जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस कम होना शुरू होता है। जियो के जैसे कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो जाएंगे और अगर 4G में और आएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग भी कम होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जियो ने क्या किया, जियो ने भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी यूज़ की, उसने पेनिट्रेशन भी यूज़ की, कंपटीशन प्राइसिंग भी यूज़ की, जिससे क्या हुआ, एयरटेल के साथ कंपटीशन हुआ था 4G में, तो एयरटेल ने क्या किया था, अपना प्राइस भी कम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कंपटीशन को देख के हम अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट ने जो आपको जो टैक्सेस लगाते हैं, जहां हम कह सकते हैं ना उस टैक्सेस से हम बाहर नहीं जा सकते, उन गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है, उनको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तभी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। ठीक है, आप उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। अगर चिप्स के पैकेट पे 20 रुपीज़ लिखा है, 20 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्सेस डाले गए उसमें, उससे आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आप गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा प्राइस। हमारे पास अगली पी कौन सी आती है, दैट इज द प्लेस। प्लेस मीन्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके जरिए आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हो। इट रेफर्स टू हैविंग राइट प्रोडक्ट इन द राइट लोकेशन एट राइट टाइम टू बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर। किसी भी प्रोडक्ट को राइट टाइम पे पहुंचाना, राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंचाना, दैट इज प्लेस। उनके लिए क्या चाहिए हमें, देयर आर सम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मेन प्लेस का काम क्या है, टू जनरेट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आपके मिडिल मैन है, जो मिडिल मैन मतलब मार्केटियर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, सीधा पहुंचता है, उसके बीच में कुछ आता है। कौन आते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स। ये कौन है, ये क्या मिडिल मैन है, जिनके जरिए प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड को जनरेट करना। अगर ये नहीं होंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे। डिमांड मतलब जनरेट करेंगे, डिमांड को जनरेट करेंगे तभी वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। उन्हें पता होगा कि कंज्यूमर ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने मार्केटियर को कहेंगे, मार्केटियर फिर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेगा, मतलब डिमांड जनरेशन करेंगे। डिमांड फुलफिलमेंट, आपकी डिमांड को कौन फुलफिल करेगा, कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कौन करेगा, मार्केटर तो कर रहा है, पर किनके जरिए करेगा, मिडिलमैन के जरिए, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं। अगर ये नहीं होंगे, आपकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अभी जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, आपके लोगों को सभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी कुछ ना कुछ जो डिमांड्स है, प्रोडक्शन तो चलो है, पर उन डिमांड्स को कौन फुलफिल कर रहा है, जो मिडिलमैन है, जिनकी गवर्नमेंट ने कुछ शॉप्स को अलाउ किया है ना, जैसे मेडिसिन की शॉप्स हैं, उनको अलाउ किया है कि वो उन कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो ये लोग बैठे हैं, जब लॉकडाउन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग बैठे हैं, होलसेल रिटेलर्स हैं, जो घर घर राशन पहुंचा रहे हैं ना, तो वो क्या है, मिडिल मैन है, जिनके जरिए कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट, जो हम कह सकते हैं गुड्स कमोडिटीज वगैरह पहुंच रही है। इंफॉर्मेशन और फीडबैक, ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके हमारे रिटेलिंग आउटलेट्स हैं सारे ना, वो आउटलेट्स क्या है, वहां पे आप जाके आप क्या कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, वहाँ पे अपनी फीडबैक दे सकते हो आपने प्रोडक्ट के लिए, है ना। अगर आप किसी प्रोडक्ट को, सपोज हम कहते हैं गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, किसी आउटलेट से खरीदते हैं, वो आउटलेट है, वो आउटलेट क्या है, दैट इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके जरिए, उस डीलर के जरिए प्रोडक्ट आप तक आ रहा है। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। प्रोडक्ट नहीं लेना तो आप क्या करते हो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो ना, कि हाँ जी, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास है और उनमें फीचर्स कौन कौन से हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। वो आउटलेट है तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपनी फीडबैक दे सकते हो,
आपको क्या पसंद है क्या नहीं है ना। अगर आप सर्विसेज भी करवाने जाते हो वहाँ पे भी आप फीडबैक देते हो, आप फीडबैक दे सकते हो अपना कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, और डीलर्स के जरिए वो फीडबैक कहाँ जाता है, मार्केटियर के पास। तो मार्केटियर अपने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम प्लेस को फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं, प्रमोशन को फोकस कर रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, दे आर इंटर रिलेटेड। एक को इग्नोर करना मतलब हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेन मकसद क्या है कि जो आपके मिडिल मैन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो डीलर है, उनके जरिए प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। या फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनमें हमारे पास क्या आ सकते हैं, वेयर हाउसेस भी आ सकते हैं, इन्वेंट्री भी आ सकती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ सकती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए चाहे वो एयरवेज हो, रेलवेज हो, रोडवेज हो, उनके जरिए प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर ये रोडवेज ना हो तो प्रोडक्ट जो लॉकडाउन के दौरान जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑलरेडी हो चुका है वो कैसे पहुंच रहे हैं आप तक, थ्रू फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो रेलवे की अगर बात करें, रेलगाड़ी चलती है ना, वो भी सामान लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो क्या है, फिजिकल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की कंडीशन में भी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपके आउटलेट्स, आपके अलग अलग आउटलेट्स, आपका इन्वेंट्री जहां पे आप प्रोडक्ट को स्टोर करोगे, और स्टोर करोगे वो जगह पे इन्वेंट्री बनाओगे जहां पे आप इजीली अपने गुड्स को इजीली हर जगह पे पहुंचा सकोगे, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए। मतलब ये ओवरऑल हम प्लेस में क्या डिस्कस करेंगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो फिजिकल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें हमारे मिडिल मैन आते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमोशन कंसर्न विद ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स टू द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स एंड परसुएड देम टू बाय। अपने कस्टमर्स की नॉलेज तक लेके आना, जी हाँ हम हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप, और उसको मजबूर करना, परसुएड करना कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करे। तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे। ठीक है, जो दिखता वही बिकता है, हम कहते हैं ना, अगर हमारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे नहीं कस्टमर को, तब तक वो बिकेगा नहीं। बार बार आपको हैमर करना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी सॉन्ग हो ना, अगर आप पहली बार सॉन्ग सुनते हो तो आपको शायद इतना अच्छा नहीं लगता, अगर वो सॉन्ग बार बार टीवी पे आएगा, बार बार आपके सामने आएगा, यूट्यूब खोलो तब वहां पे आएगा, कोई चैनल लगाते हो वहां पे आएगा, बार बार आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा सॉन्ग। तो ऑटोमेटिक अगले दिन क्या हो जाएगा, उसी टाइम 10-15 मिनट के बाद आपके वो फोन में आ जाएगा, मतलब आप उसे डाउनलोड करोगे। तो ये क्या हुआ कि जब तक वो बार बार हमने क्या किया, आपको स्ट्राइक किया, तभी वो प्रोडक्ट आपने बाय किया। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी होता है कि जब तक आप किसी चीज की आप प्रमोशन नहीं करोगे, तब तक, आज के ज़माने में प्रमोशन नहीं करोगे, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं, कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी, तो वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, जो आपने देखा होगा, जब तक वो आप डिस्प्ले पे हम तभी लगाते हैं ना प्रोडक्ट को, आप जाते हो तो डिस्प्ले पे लगाते हैं। पहले क्या होता था, जैसे किसी भी शॉप पे जाते थे तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स भी हम कह सकते हैं पीछे रह जाते थे, नहीं लेते थे। हम जाते थे, हम पूछते थे, फिर वो देता था। अब क्या है, अब जो डिस्प्ले पे लगा होता है, हम जाते हैं, हमारे सामने पड़ा होता है वो प्रोडक्ट, हम फटाफट से वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमारा भी फायदा हो जाता है और जो शॉपकीपर है उसका भी फायदा हो जाता है। ठीक है, उसका वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक गया। नहीं तो वो प्रोडक्ट अगर वो ना दिखाता तो वो शायद वो 1 साल 2 साल पीछे रह जाता और वहीं पर एक्सपायर हो जाता। तो ये प्रमोशन का जरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमोशन, ये पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो प्रमोशनल टूल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, जैसे पब्लिसिटी, जैसे सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये हमारे ये क्या है, प्रमोशनल टूल्स, जिनके जरिए हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म, जो आपकी एड्स आती हैं। पब्लिसिटी, नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, नॉन पेड, जिसके मैं पैसे, जैसे मैं अभी एग्जांपल्स लेता हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, अगर मैं होंडा की बात कर रहा हूँ, मैं नोकिया की बात कर रहा हूँ, एप्पल की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, दैट इज अ पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन मतलब जब आपको ऑफर्स देते हैं ना, सेल्स लगती हैं,
कूपन्स मिलते हैं, स्क्रैच कार्ड्स, डिस्काउंट्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग, जब आप पर्सनली वो जाके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग भी आती है जिसमें, तो पर्सनली आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। इन 4 मार्केटिंग टूल्स को जब हम यूज करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये जरूरी नहीं है, हालांकि काफी सारे फैक्टर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग यूज करो, पब्लिसिटी यूज करो, सेल्स प्रमोशन यूज करो या पर्सनल सेलिंग यूज करो। ये डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उस पर भी डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या यूज करोगे, ग्रोथ पे क्या, मैच्योरिटी पे क्या, डिक्लाइन पे क्या, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी ही यूज करोगे। आपकी फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल जो आपके कह सकते हैं आप फाइनेंशियली साउंड हो या ना नहीं हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है तो आप शायद इन 4 पीस को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनके जरिए इन 4 प्रमोशनल टूल्स के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो आजकल जैसे एडवर्टाइजिंग भी कैसे कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, रेडियो से कर सकते हो, या फिर आपका ऑनलाइन नेट के जरिए कर सकते हो, इंटरनेट के जरिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं हम। कोई भी प्रमोशनल टूल यूज़ करके आप अपने सूटेबल प्रमोशनल टूल यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, अपने कस्टमर को बताना कि हाँ जी ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर कोई इनोवेशंस करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं, तो रीमार्केटिंग का कैसे पता चलेगा, ये प्रमोशन के जरिए। अगर आप प्रमोशन ही नहीं करोगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मॉडिफाई हो गया है, रीमार्केटिंग हो गया है ये इसकी, और ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और ये इन फीचर्स के साथ ये नया प्रोडक्ट आया है। तो ये हमारा क्या है, दैट इज द प्रमोशनल टूल। क्लियर? हमारा आज मार्केटिंग मिक्स, जो हमने बात की 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स की 4 पीस की बात की, ये किसके लिए थी, हमारे गुड्स के लिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 7 पीस की। 7 पीस मतलब ये 4 पीस तो रहेंगी, 3 और पीस ऐड हो जाएंगे। किनके केस में, सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में 7 पीस और गुड्स के केस में 4 पीस होती है, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।